नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करी थी। अंडरवर्ल्ड के बारे में मैंने स्पेसिफिकली बात करी थी माया डोलस के बारे में, किस तरीके से वो एक गैंगस्टर बनता है और किस तरीके से उसका नाम फेमस होता है, उसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी थी। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल भी किया था, चूंकि मैंने दिलीप बुआ का नाम लिया था वहां पे, कि क्या दिलीप बुआ की जिंदगी के बारे में बात करी जानी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस शार्प शूटर्स ऑफ अंडरवर्ल्ड इन मुंबई एंड इन इंडिया टू हैव एवर बीन बॉर्न। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान का आज तक का वन ऑफ द बेस्ट शार्प शूटर रहा है वो। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके कहा कि जी हाँ, ज़रूर दिलीप बुआ की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में बात कर चुका हूँ मैं पहले, माया डोलस के बारे में बात कर चुका हूँ, संजय दत्त के बारे में बात कर चुका हूँ। जी हाँ, संजय दत्त को मैं अंडरवर्ल्ड की कैटेगरी में ही रखता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो दिया हुआ है मैंने, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो चूंकि इतने लोगों ने कमेंट किया तो आई थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट दिलीप बुआ। कौन है दिलीप बुआ, कहाँ से आया, कहाँ से इसकी जीवन की शुरुआत हुई, किस तरीके से कम उम्र में ये क्राइम के सीढ़ियों को बहुत तेज तरीके से चढ़ जाता है, किस तरीके से दाऊद इब्राहिम के लिए काम करना शुरू करता है, उसके पहले किस तरीके से उसके राइवल गैंग्स के लिए काम किया करता था, अपनी एक बंदूक के बल पर, एक कार्बाइन बंदूक, एक लॉन्ग लॉन्ग गन होती है वो, उसके दम पर किस तरीके से अकेला मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन से हफ्ता वसूली किया करता था, किस तरीके से इसकी दोस्ती माया डोलस से हुई थी, किस तरीके से इसने अपने ही गैंग के लीडर का कत्ल किया था, और किस तरीके से इवेंचुअली इसका एनकाउंटर किया गया था शूट आउट एट लोखंडवाला। वही मूवी जिसके अंदर तुषार कपूर ने इसका रोल किया था बुआ का, और माया डोलस का किया था विवेक ओबरॉय ने। ये मैं आपको पिछली मूवी के अंदर बता चुका हूँ। पर इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से दिलीप बुआ एक बहुत ही ज़्यादा चहेता था छोटा राजन का, और जिस दिन ये एनकाउंटर चल रहा था जहाँ पे 125 पुलिस वाले उपस्थित थे 5 हथियारबंद गुंडों को मारने के लिए, गैंगस्टर्स को मारने के लिए, ये जो लोखंड वाले में शूट आउट हुआ था, किस तरीके से छोटा राजन के कॉल आ रहे थे, स्पेसिफिकली किसको वो आगे बताऊंगा, पर ये कहते हुए कि कुछ भी हो जाए दिलीप बुआ को बचा लेना, कुछ भी हो जाए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगी, पर उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है नए वीडियोस का। अगर बेल आइकन पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है तो आपकी जो यूट्यूब का ऐप है उसके अंदर जाएं और ऐप की सेटिंग्स में जाके यूट्यूब के नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि नया वीडियो जब आए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ किए बिना कि कौन था दिलीप बुआ, कहाँ से इसके करियर की शुरुआत हुई, किन किन लोगों के साथ इसने काम किया, और किन परिस्थितियों में इसकी मीटिंग फिक्स करी गई ऊपर वाले के साथ। तो बात है सन 1966 की, कांजूर मार्ग के कांजूर गांव के आसपास की बात है, और एटलीस्ट काफ़ी क्रिएटर्स जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं दिलीप बुआ के ऊपर, उनका मानना है कि इसका जन्म वहाँ पे हुआ था। काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि ये भांडुप के आसपास पैदा हुआ था, बट अगर आप विकिपीडिया के पेज के ऊपर जाओगे तो एग्जैक्ट लोकेशन जो विकिपीडिया का पेज बताता है वो बताता है चिंचपोकली। थोड़ा फनी सा नाम है मुंबई के अंदर, पर ऐसा कहा जाता है कि चिंचपोकली में इसका जन्म हुआ था। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कुर्ला वेस्ट में पैदा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि दिलीप बुआ एक्चुअली में पैदा कहाँ हुआ था, पर मेरे ख्याल में वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि पैदा होने के बाद चीज़ें क्या हुई। 4 भाई थे, दिलीप बुआ का एक बड़ा भाई और दिलीप बुआ के 2 छोटे भाई। इनके घर के आसपास का जो इलाका था मुंबई के अंदर, भांडुप, विक्रोली या फिर घाटकोपर जैसे, ये सारे के सारे एरिया जो हैं गैंगस्टर्स के लिए माने जाते थे। यानी कि यहाँ पे जो लोग आसपास में रहा करते थे वो सारे के सारे गुंडे थे, शराब के ठेके थे यहाँ पे, गुंडागर्दी चला करती थी, रंगदारी चला करती थी, हफ्ता वसूली, ये सब नॉर्मल चीज़ें थी। और यहाँ पे उसी तरीके का माहौल था जो कि बचपन से दिलीप बुआ ने देखा था। यानी पैदा होने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट ही सॉ, थोड़ा होश वोश संभालने के बाद, वो अपने मोहल्ले के आसपास में गुंडागर्दी। तो जैसा कहते हैं ना कि माहौल जैसा हो उसी तरीके की आपकी नीयत या आपकी प्रवृत्ति हो जाती है, और यही हो रहा था यहाँ पे। बचपन से ही इन सब चीज़ों को देखने की वजह से, उन सब संगतियों में फंसने की वजह से दिलीप बुआ भी थोड़ा सा राउडी टाइप का हो गया था। जो चमक थी गैंगस्टर्स की, जो गुंडों की, चाहे वो गली मोहल्ले के गुंडे होते थे, उनकी जो जो उनका जो रुतबा उसे दिखाई देता था वो उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। ये कहना यहाँ पे सही भी होगा कि इंसान की प्रवृत्ति जैसे होती है वह उसी तरीके के इंसान उसको अट्रैक्ट भी करते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि किसी मोहल्ले में पैदा होने की वजह से गुंडा बन गया, मेरे ख्याल में वो थोड़ा गलत है।
क्योंकि जैसा कहते हैं ना, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, वो अलग बात है। लेकिन ये भी सही चीज़ है कि कोई इंसान अगर गलत जगह में भी पैदा होता है पर उसका नेचर अगर उस प्रवृत्ति का ना हो, यानी कि वो गुंडागर्दी वाला ना बनना चाहे वो, तो वो ईज़िली अपना रोड मैप जो है लाइफ का किसी दूसरी दिशा में लेके जा सकता है। पर दिलीप बुआ ऐसा नहीं करता है। दिलीप बुआ शुरू से ही इंटरेस्टेड था ऐसे ही लोगों की संगति में और इनके साथ वो समय बिताना शुरू कर देता है। तो दिलीप बुआ की शुरुआत होती है सबसे पहले छोटी-मोटी चोरी-चकारी से। इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, जेब कतरी करना, लोगों को चाकू दिखा के लूट लेना, उस तरीके की चीज़ें। और उसके बाद जाके बड़े-बड़े क्राइम्स जो हैं, उसमें उतरने का जो रास्ता है कांजूरमार्ग से, वो आगे निकलता है। अब कांजूरमार्ग के पास ही एक दूसरा इलाका है जिसका नाम है घाटकोपर। घाटकोपर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुंडे जो हैं, वो रहा करते थे, अपनी गुंडई किया करते थे, रंगदारी किया करते थे। यहीं पे इसकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान के साथ जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, और वो इंसान था माया डोलस। तो माया डोलस और दिलीप बुआ की मुलाकात होती है इसी इलाके के अंदर। दोस्ती यहाँ पे गहरी हो जाती है और इसी दोस्ती के दौरान माया डोलस जो है वो उस समय एक बहुत ही नामी-गिरामी गुंडा हुआ करता था, अरुण गवली, उसके लिए काम किया करता था। अब अरुण गवली की गैंग के अंदर एक और इंसान काम किया करता था जिसका नाम था किरण वलवलकर। मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर किसी मराठी नाम का गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम जैसे लोग रोज़ ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, ऐसे नामों का उच्चारण नहीं करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा-सा मिसप्रोनाउंस हो जाए। अब माफ़ी माँग ली है तो माफ़ कर देना। एनीवेज़ यहाँ पे माया डोलस इसकी मुलाकात करवाता है किरण वलवलकर से। किरण जब दिलीप बुआ से मिलता है तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। उसको पता नहीं एक ख़ास बात नज़र आती है दिलीप बुआ के अंदर कि ये लड़का थोड़ा-सा अलग है, ये बहुत आगे जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किरण वलवलकर काम करता था अरुण गवली के लिए, बट फॉर सम रीज़न ये इसकी मुलाकात दिलीप बुआ की मुलाकात करवाता है एक और गैंगस्टर से जिसका नाम था रमा नायक। रमा नायक उस समय एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था और इसी एरिया में अपना सारा का सारा ऑपरेशन जो है उसका उसी एरिया में चला करता था। तो यहाँ पर रमा नायक की गैंग में किरण वलवलकर एंट्री करवाता है बुआ की, दिलीप बुआ की। रमा नायक के ऊपर भी एग्जैक्टली वही इंप्रेशन पड़ता है दिलीप बुआ का जो कि किरण वलवलकर पर पड़ा था, यानी कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। फॉर सम रीजन दिलीप बुआ से पहली मुलाकात के बाद ही रमा नायक उसको अपना खास गुर्गा बना लेता है। हालांकि उसके गुर्गे बहुत ज़्यादा थे जो उसके आसपास काम किया करते थे, बट उससे दिलीप बुआ के अंदर एक एक्स्ट्रा शाइन नज़र आता है। जैसे कहते हैं ना, एक हीरे को एक जौहरी ही पहचान सकता है, उसी तरीके से रमा नायक ने भी दिलीप बुआ को पहचान लिया था और इमीडिएटली फर्स्ट मुलाकात के बाद ही उसे अपने सिस्टम में, अपने गैंग में शामिल कर लिया था। तो यहाँ पे माया डोलस की वजह से दिलीप बुआ की एंट्री क्राइम सिंडिकेट के अंदर हो चुकी थी और इन्हें ये अभी नहीं पता था कि ये जो मुलाकातें हैं ये आगे जाके कितनी वायलेंट होने वाली है और इनकी किस्मत किस तरीके से पलटने वाली है। बात है 1984-85 के आसपास की, यानी कि ये अभी 19-20 वर्ष का ही हुआ था, ज़्यादा उम्र थी नहीं इसकी। दिलीप बुआ को रमा नायक ने अपना बॉडीगार्ड बना लिया था, यानी कि अब वो वन ऑफ द बेस्ट पीपल, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हो चुका था रमा नायक का। और जब ये उसके लिए काम कर रहा था तो माया डोलस भी कभी कभी उनके लिए काम किया करता था। माया डोलस फुल टाइम रमा नायक की गैंग का पार्ट नहीं था, पर दिलीप बुआ उस गैंग का पार्ट बन चुका था। और जैसे कि मैंने बताया, माया डोलस और दिलीप बुआ मिलके रमा नायक के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलके काम किया करते थे। समय धीरे धीरे निकल जाता है। दिलीप अपने घर वालों के साथ ही रहा करता था और घर वाले ये देख रहे थे कि लड़का किस तरीके से हाथ से निकल रहा है और उन्हें ये लग रहा था कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, वही वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। और चूंकि इसकी संगति ऐसी है इसीलिए लड़का जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में रह रहा है। सबसे पहले ब्लेम दिया जाता है संगत को नहीं, सबसे पहले ब्लेम दिया जाता है लोकेशन को, कि चूंकि इस लोकेशन में यहाँ पे इतने गैंगस्टर्स वगैरह आजू बाजू में रहते हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई लड़का हाथ से निकल रहा है। तो घर वाले ये डिसाइड करते हैं कि अपने घर को चेंज कर लेते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे ये इन जैसे लोगों के साथ ना बातचीत कर सके, ना रेगुलरली मिल सके, इस मतलब थोड़ा उसको उस सर्कल से हटाया जाए। तो वो न्यू तिलक नगर की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अब घर वालों को ये नहीं पता था, एक तो ये कि क्राइम एक ऐसा सिंडिकेट है, एक ऐसी दलदल है जिसमें अगर आप एक बारी घुस जाते हो तो आप घुसते ही जाते हो। उसके बाद आपके बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है या तो किसी राइवल गैंग की गोली या फिर पुलिस का इनकाउंटर, या फिर अगर जुडिशरी ने आपको अरेस्ट होने के बाद फांसी चढ़ा दी या फिर उम्र कैद की सज़ा सुना दी, तो ऐसा ही कुछ। पर आप अपनी मर्जी से अब बाहर नहीं निकल सकते, लोकेशन चेंज करके ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं था। लोकेशन चेंज करी जाती है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होती है दिलीप बुआ के परिवार की,
क्योंकि जिस न्यू तिलक नगर में ये लोग शिफ्ट कर रहे थे ये सोच के कि लोकेशन चेंज करने के बाद ये इसको बचा लिया जाएगा, वही लोकेशन, उसी लोकेशन पे इसे अपना नया बॉस मिलने वाला था जिसका नाम था छोटा राजन। छोटा राजन अपना काफ़ी ज़्यादा नाम उस एरिया में कमा चुका था, उसका रुतबा था वहाँ पे, लोग उसे जानते थे, लोग उससे कांपते थे। यहाँ पर दिलीप बुआ की मुलाकात होती है छोटा राजन से, और अब वो छोटा राजन के लिए अलग अलग छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर चुका था और उसके खिलाफ केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे थे। दिलीप बुआ के खिलाफ जो केसेस हैं बढ़ते ही जा रहे थे पुलिस की रजिस्ट्री के अंदर, और छोटा राजन के साथ इसकी नज़दीकियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। क्राइम का सिलसिला बढ़ता जा रहा था और बताया ये जाता है कि एक समय ऐसा आ चुका था, ये 85-86 के दौर में ही, जब ये मुंबई का सबसे बड़ा शार्प शूटर बन चुका था। कई केसेस इसके फेमस है वैसे तो, पर सबसे ज़्यादा फेमस जो एटलीस्ट इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हुए मुझे जो नज़र आया वो था ढोलकिया ब्रदर का। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को ढोलकिया ब्रदर्स के बारे में पता है, और जो उनका छोटा भाई था महेश ढोलकिया, उसके मर्डर केस के बारे में पता है, क्योंकि जब इसने महेश ढोलकिया को मर्डर किया था उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा, इसका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। तो कहानी ये थी कि बेसिकली ढोलकिया ब्रदर्स जो हैं, महेश और अरविंद दो भाई हैं, दो भाई थे। महेश छोटा भाई था, करीबन करीबन 40 साल की उसकी उम्र थी। मुंबई के अंदर उनके काफ़ी क्लब्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह हुआ करते थे, तो दबदबा काफ़ी ज़्यादा था, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, पॉलिटिशियंस से भी जान पहचान थी, गैंगस्टर्स से ऑब्वियसली अच्छी सांठगांठ थी। पर कौन से गैंगस्टर से सांठगांठ थी और कौन सी वो चीज़ प्रॉब्लम बनने वाली थी वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे इनका एक एक रेस्ट्रो बार हुआ करता था, क्लियो करके, जहाँ पे बड़ी रंगीन पार्टियां हुआ करती थी। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे बॉलीवुड के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे जाया करते थे। अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करोगे तो आपको हो सकता है मलाइका अरोड़ा की भी कोई फ़ोटो मिल जाए जो यहाँ पे डांस करती हुई पाई जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट यहाँ पे बॉलीवुड के लोगों का आना जाना था, और यहाँ पे बड़े बाप के बड़े घर के बच्चे जो हैं वो आया करते थे पार्टियां करने के लिए। उस एरिया में एक और गैंग था जिसका नाम था शेट्टी गैंग। अब शेट्टी गैंग के बारे में भी मैंने माया डोलस वाले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी है, इसीलिए आपसे बार बार ही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको रेलेवेंस, जो क्रॉस कनेक्शन है मार्वल यूनिवर्स की तरह, जो मल्टीवर्स का जो क्रॉस कनेक्शन है इन दो वीडियोज़ में, वो आप सही तरीके से समझ पाओ। तो शेट्टी गैंग जो है वो उस समय वहाँ पे काम किया करता था, और शेट्टी गैंग जो है ढोलकिया ब्रदर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। अपेरेंटली ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी प्रोटेक्शन में ही वो काम किया करते थे। तो शेट्टी गैंग के साथ ढोलकिया ब्रदर्स के कनेक्शन थे, पॉलिटिशियंस के साथ ढोलकिया ब्रदर्स के कनेक्शन थे। तो पुलिस कभी भी इस लोकेशन के ऊपर जो है कभी भी हाथ नहीं डाल पाई। हाथ इसलिए डाल नहीं पाई, और डालने का रीज़न क्या हो सकता था, वो बेसिकली ये था कि कहने को तो ये एक रेस्टो बार था, पर यहाँ पे काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। वो इलीगल एक्टिविटीज़ क्या थी वो अभी 1-2 मिनट बाद आगे बताऊंगा मैं आपको। पर ये जो शेट्टी गैंग था, इसकी रमा नायक के साथ दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा थी, और रमा नायक का एक बहुत हाई प्रोफाइल लीडर हुआ करता था गैंग में, जिसका नाम था बाबू रेशम। बाबू रेशम का कुछ समय पहले ही कत्ल किया गया था। तो अफवाहें ऐसी शुरू हुई कि इसे शेट्टी गैंग की प्लानिंग के अंतर्गत मारा गया है, और कहा यह भी गया ढोलकिया ब्रदर्स के बारे में कि इनका भी कुछ ना कुछ रोल था यहाँ पे। तो शेट्टी गैंग का नाम तो आया ही आया, ढोलकिया ब्रदर्स का भी नाम आया। अब बाबू रेशम जो है वो एक हिट स्क्वाड के द्वारा मारा गया था, जिसके अंदर 3-4 लोगों का नाम आया था, रविंद्र, राजेंद्र और किशोर, और एक ऐसा इंसान और था विनोद। तो इन लोगों ने बाबू रेशम की जो है हत्या कर दी। प्लानिंग और फंडिंग वगैरह जो है ये सारा का सारा जो है, ऐसा कहा जाता है शेट्टी गैंग के द्वारा किया गया था, और उसको पैसा वैसा देने का जो काम था वो ढोलकिया ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। अब रविंद्र, राजेंद्र और किशोर और विनोद ये सारे के सारे कन्विक्ट होते हैं, और इनको सेंटेंस किया जाता है इस मर्डर के आरोप के अंतर्गत। सबको सजा होती है। अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करोगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी वैसे तो, कि रविंद्र, राजेंद्र और किशोर, इन तीनों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और विनोद नाम का जो इंसान है इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, साथ में कुछ फाइन वाइन भी लगाया गया था। एनीवेज, ढोलकिया ब्रदर्स उसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, इस बात की कभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई, पर चूंकि नाम आ चुका था तो किसी को तो सबक सिखाना बनता था। अब शक का कीड़ा रमा नायक के दिमाग के अंदर आ चुका था कि शेट्टी तो इन्वॉल्व है ही है, ढोलकिया भी इन्वॉल्व है, तो ढोलकिया का कुछ करना पड़ेगा। तो प्लानिंग का फेज जो है वो शुरू होता है, और दिलीप बुआ को इसके अंदर शामिल किया जाता है। माया डोलस भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। इन दोनों को कहा जाता है कि तुम्हारे जिम्मेदारी में ये काम दिया जाता है, तुम्हें इस चीज़ का बदला लेना है।
अब कमिंग बैक टू द नाइट क्लब जो ये लोग रन किया करते थे, यहाँ पे कहने को तो जैसे मैंने आपको कहा कि कहने को तो ये एक पार्टी प्लेस था, पर यहाँ पे काफ़ी गलत काम भी हुआ करते थे, जिसमें फरोशी हुआ करती थी, ड्रग की डीलिंग्स हुआ करती थी, गैंगस्टर्स बैठते थे तो ऑब्वियसली आर्म्स डीलिंग हुआ ही करती थी। आपको ये भी बता दो कि 1986 में पुलिस ने, नवंबर का महीना था मेरे ख्याल में, पुलिस ने यहाँ पे रेड भी डाली थी और इस रेड के दौरान में 28 प्रोस्टिट्यूट्स को अरेस्ट किया गया था। और उसके पहले तक, इस रेड के पहले तक कोई भी पुलिस वाला इस क्लब के ऊपर हाथ नहीं डाल पाता था, क्योंकि एक तो गैंगस्टर्स का हाथ था, शेट्टी गैंग की कृपा मिली हुई थी और कुछ पॉलिटिशियंस की भी कृपा मिली हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी पुलिस वाला हिम्मत नहीं कर पाता था इन क्लब्स के ऊपर हाथ डालने का। अब DS सोमन उस समय के पुलिस कमिश्नर थे, वो इस रेड को लीड करते हैं और इस रेड में ये सब सारी चीज़ें होने के बाद 28 लड़कियों को जो बचाया जाता है वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद इस होटल का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है, क्लब का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। 1987 के स्टार्टिंग में ही, 86 नवंबर के आसपास में ये रेड हुई थी और 87 के स्टार्टिंग में ही एक और घटना होने वाली थी, जिसकी वजह से दिलीप बुआ जो है पुलिस की नज़रों में ज़्यादा आने वाला था। तो हुआ यूँ कि रमा नायक ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी दिलीप बुआ को कि तुम्हें ढोलकिया से बदला लेना है, वो प्लानिंग फेज पूरा हो चुका था। 40 साल का इंसान यानी कि छोटा ढोलकिया, महेश ढोलकिया जो है, एक दिन अपने घर से निकलता है हिमगिरी अपार्टमेंट से, अपनी गाड़ी में बैठता है और पेडर रोड की तरफ, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द लोकेशन करेक्टली, वहाँ पे वो निकलता है अपनी गाड़ी से। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकलता है तो रियर व्यू मिरर के अंदर उसको एक दूसरी गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें बैठे इंसानों को वो पहचान लेता है। करीबन 5-6 लोग थे उस गाड़ी के अंदर। वो गाड़ी इसका पीछा कर रही थी। उस गाड़ी को पहचानने के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, वो उस इंसानों को भी पहचान लेता है और इंसानों को देखते ही छोटे ढोलकिया भाई का जो दिल का ढोल है वो काफ़ी तेज़ बजने लगा था। वो घबराने लगे थे क्योंकि उसके अंदर दिलीप बुआ था, माया डोलस भी था और दूसरे गुर्गे थे, जो कि ऐसा प्रतीत होता था कि आज कोई बड़ा गेम करने के लिए आए हैं। सरप्राइजिंगली गाड़ी को तेज भगाने की बजाय ढोलकिया साहब गाड़ी को साइड में रोकते हैं, पैदल भागते हैं और एक बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं गैराज के थ्रू। पर वो जैसे ही गैराज की तरफ भाग रहे थे, अचानक पीछे से एक गोली चलती है जो पहले उनके पाँव पे लगती है। वो ऑब्वियसली लड़खड़ा के गिर जाते हैं पेन में चिल्लाते हुए। तो पीछे से माया डोलस और ये दिलीप बुआ जैसे लोग आते हैं और दनादन गोलियां दागना शुरू करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि करीबन 12-13 गोलियां मारी गई थी छोटे ढोलकिया जी को, जहाँ पे पॉइंट ब्लैंक से उनके सर पे भी गोली मारी गई थी। एक खुलेआम एक बिजनेसमैन का कत्ल किया गया था, एक बड़े बिजनेसमैन का, जिसका एसोसिएशन पॉलिटिशियंस के साथ तो था ही था, राइवल गैंग लीडर्स के साथ भी था। तो ये घटना एक ऐसा केस बन जाती है जहां पे दिलीप बुआ का नाम प्रोमिनेंट हो जाता है। लोग अब उसके नाम से डरने लगे थे। जैसे मैंने बताया, एक कार्बाइन, एक बड़ी सी बंदूक अपने साथ रखता था और फेमस था उसके लिए। वो उसका डर बन चुका था मुंबई के अंदर और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि अगर दिलीप बुआ आया है तो आज किसी की तो मौत निश्चित है। अच्छा, इसी बीच में दिलीप बुआ जो है रमा नायक के लिए तो काम कर ही रहा था, पर छोटा राजन के लिए भी काम कर रहा था। फॉर सम रीजन ही हैड अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद छोटा राजन, जहाँ पे वो भी फुल टाइम उसके लिए काम करना शुरू नहीं किया था, बट एक अजीब सा क्लोज निट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हो चुका था। रमा नायक के साथ भी काम किया, बाद में अशोक जोशी के लिए भी काम किया था, लेकिन छोटा राजन का संपर्क जो है कभी भी दिलीप बुआ के साथ खत्म नहीं होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये दूसरे गैंग्स के साथ काम किया करता था, while he was in communication, in constant touch with छोटा राजन। अब रमा नायक की जो दुश्मनी है वो दाऊद इब्राहिम के साथ थी और दाऊद इब्राहिम के लिए उस समय छोटा राजन उसके साथ ही काम किया करता था। अच्छा, एक चीज़ आपको और जानने की ज़रूरत है कि 86-87 का ये जो टाइम है, ये वो टाइम है जब ये लोग दुबई नहीं भागे थे, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, और डी गैंग भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था एज सच। जो बड़ा गैंग उस समय मुंबई में चलता था वो था BRA, यानी बाबू रेशम, जिसका कत्ल हो चुका था, पहले मैंने आपको बताया था, रमा नायक और ये अशोक जोशी। और ये गैंग जो है राइवल था दाऊद इब्राहिम का। अक्सर ये गैंग जो है दाऊद इब्राहिम के कामों को, उसके फड्डे में अक्सर टांग अड़ाया करता था और दाऊद इब्राहिम इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। आए दिन कोई ना कोई इनकी भसड़ चलती थी एंड दाऊद इब्राहिम कंसिस्टेंटली ये सोच रहा था कि अब समय आ चुका है रमा नायक का कोई सोल्यूशन निकालने का। अब किसी भी गैंगस्टर को मारना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली बॉसेस को, क्योंकि अगर वो इतना ईजी होता तो दाऊद इब्राहिम को अभी तक ठोक दिया गया होता। तो रमा नायक को मारा कैसे जाए? Who could be that person who would achieve this achievement on behalf of दाऊद इब्राहिम? छोटा राजन के सामने पूछा जाता है कि भाई
व्हाट शुड वी डू? तो छोटा राजन सॉल्यूशन निकालता है इन द नेम ऑफ दिलीप बुआ। आपको याद होगा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि दिलीप बुआ रमा नायक के लिए बॉडीगार्ड के तौर पे काम किया करता था। तो उससे बेहतर इंसान कौन हो सकता है जो बॉडीगार्ड बन के हमेशा छाया की तरह एज अ शैडो रमा नायक के साथ रहता था। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के कहने पे दिलीप बुआ से संपर्क में आता है और उसे उसके सामने इस चीज़ का प्रस्ताव रखता है। अब पहला रिएक्शन इंसान का ये होना चाहिए कि किसी के बॉस को कोई मारने के लिए बोले, कहीं तो किसी चीज़ की तो लॉयल्टी हो, पर यहाँ पे लॉयल्टी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। दिलीप बुआ इमीडिएटली छोटा राजन के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए हाँ कह देता है कि ओके, आई विल किल रमा नायक। एक मौके की तलाश करी जाती है। दिन रात वो उसी के साथ रहता था, तो एज सच उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, बट ही नीडेड टू मेक श्योर कि सही समय पे ऐसी जगह मारूँ जहाँ पे मैं खुद भी बच के निकल सकूँ, ताकि दूसरे गुर्गे जो है मुझे ना मेरा कांड ना कर दे। इवेंचुअली एक दिन आता है जहाँ पे ये रमा नायक के ऊपर अटैक करता है, गोली वोली चलाता है, बट रमा नायक की किस्मत थी कि वो बच जाता है। ये अलग बात है कि 88 के अंदर ज़्यादा समय नहीं बीता था। 88 के अंदर में पुलिस के एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हो जाती है। उसके बाद रमा नायक की मौत के बाद अभी भी ये डी गैंग को ज्वाइन नहीं करता है ऑफिशियली। फिर ये ज्वाइन करता है अशोक जोशी गैंग को और वहाँ पे काम करना शुरू करता है। अब पुलिस के द्वारा रमा नायक को रास्ते से हटा दिया गया था। दाऊद इब्राहिम ने अपने बड़े दूसरे जो गैंगस्टर्स थे उनको अपने रास्ते से हटा दिया था। डी कंपनी की फाउंडेशन रखी जा चुकी थी और दाऊद इब्राहिम ये मेक श्योर कर रहा था कि इसके जितने भी राइवल्स हैं उनको ठिकाने लगा दिया जाए। कुछ समय और बीतता है। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम जो है दुबई चले जाते हैं। अभी तक ऑफिशियली दिलीप बुआ डी गैंग में शामिल नहीं हुआ है, पर वो छोटा राजन के लिए काम करता था और ये इस बात की जानकारी हर किसी को थी। फॉर सम रीज़न अशोक जोशी इस बात पे क्यों ध्यान नहीं दे रहा था, ये किसी के समझ में आज तक नहीं आया। ये अशोक जोशी के लिए भी काम करता था और छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करता था। लोगों के बीच में इसका नाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और पुलिस में जो इसका नाम था वो धीरे धीरे पन्ने इकट्ठे होते जा रहे थे। इसके नाम पे जो केसेस थे उसकी लिस्ट जो है, फहरिस्त जो है वो लंबी होती जा रही थी। करीबन 1986 के 86-87 के आसपास का ही वो टाइम है जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन अपना डी कंपनी सेट करके दुबई चले जाते हैं और वहाँ से काम करना शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दिलीप बुआ और माया डोलस अभी भी इन लोगों के संपर्क में थे, एक दूसरे के साथ काम किया करते थे और अशोक जोशी के लिए भी काम किया करते थे। अशोक जोशी के लिए 1.5-2 साल के आसपास इन्होंने काम किया और एक दिन अपने 3 और साथियों के साथ ये डिसीजन लेते हैं कि यार बहुत हो गया, इनके लिए काम नहीं करना, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अशोक जोशी को ये कहते हैं कि हम गैंग से बाहर निकल रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट गैंग बना रहे हैं और अब हम अपने लिए ही काम करेंगे, अपन को माफ़ करो, अपन बाहर निकलना चाहता है। इस तरीके का कॉन्वर्सेशन होता है और ये इस गैंग को, अशोक जोशी गैंग को छोड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन असलियत कुछ और थी यहाँ पे। वो ये है कि छोटा राजन, जैसे मैंने बताया आपको, लंबे समय से दिलीप बुआ के कनेक्शन में था, संपर्क में था और पूरी तरीके से डी गैंग इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि हर कोई इसके लिए काम करना चाहता था। जो भी नया उभरता हुआ गैंगस्टर था या फिर शार्प शूटर था, उसकी एक ही इच्छा थी। जिस तरीके से इंसानों की इच्छा होती है IAS UPSC करने की, यहाँ पे गैंगस्टर्स की इच्छा थी दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने की। दिलीप बुआ ऑल्सो वांटेड टू वर्क फुल टाइम फॉर छोटा राजन एंड दाऊद इब्राहिम। इस गैंग के छोड़ने के 20-25 दिन के बाद में छोटा राजन के द्वारा एक और प्रस्ताव दिया जाता है कि अशोक जोशी को खत्म कर दो। तो 3 दिसंबर 1988 को पनवेल हाईवे के ऊपर माया डोलस और दिलीप बुआ के द्वारा अशोक जोशी गैंग को खत्म कर दिया जाता है। जो भी बचे कुचे लोग होते हैं बाद में दूसरे लोगों को और भी मारा जाता है और यहीं पे फिर माया डोलस और दिलीप बुआ ने क्या बड़े कांड किए वो दूसरे केसेस बनते हैं जो मैंने माया डोलस की वीडियो में बताया है। इसीलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार ये आपसे कि आपको अगर और सही तरीके से चीज़ों को समझना है तो आपका वो वीडियो देखना भी अनिवार्य है, क्योंकि ये जो मल्टीवर्स का जो ये जो वीडियोस का क्रॉस कनेक्शन हो रहा है वो आपको वहीं उस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो अशोक जोशी को भी ये लोग छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के कहने पे उसका भी खात्मा कर देते हैं, उसके गुरुओं का भी खात्मा कर देते हैं। दाऊद इब्राहिम मेड श्योर नाउ कि एवरी राइवल गैंग वाज टेकन केयर ऑफ। हर किसी को अपने रास्ते से हटाया जा चुका था और दाऊद इब्राहिम का सिक्का जो है मुंबई के अंदर बैठ चुका था। मुंबई में बड़े से बड़े बिजनेसमैन और बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के साथ डी कंपनी की डीलिंग्स हुआ करती थी। इनकी पहचान, इनकी पहुंच इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि एक समय पे जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था शरद पवार, वो भी इनके दरवाजे की घंटियां बजा के इनके चरण स्पर्श किया करता था। चरण स्पर्श लिटरल मत ले लेना, बट यू नो द। अच्छा, आप ये सोचोगे कि यार ऐसे
रैंडम गुंडों से लोग क्यों डरते हैं? रैंडम गुंडों से लोग इसलिए डरते थे क्योंकि जितना भी काम कर रहे थे, ये सारा का सारा संरक्षण जो है, वो मिला हुआ था दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से। तो जैसे ही लोगों को पता चलता था कि ये दाऊद के बंदे हैं, तो एज़ इट इज़ इनके लोगों की जो है पैंट गीली हो जाती थी और थर-थर काँपने लगते थे। अब दिलीप बुआ ने क्या किया, इसने अपना बेस बनाया न्यू तिलक नगर में, जहाँ पे इसके परिवार ने इसको शिफ्ट किया था, ये सोचते हुए कि यहाँ पे आने के बाद जो है, इसकी किस्मत के अंदर बदलाव आ जाएगा, संगत थोड़ी ठीक हो जाएगी, लड़का रास्ते पे आ जाएगा। पर न्यू तिलक नगर उस समय एक डेवलपिंग एरिया था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। नई-नई बिल्डिंगें बन रही थी, शॉपिंग सेंटर्स बन रहे थे, दुकानें बन रही थी और भी बहुत सारे काम हो रहे थे। कंस्ट्रक्शन वाज़ हैपनिंग एट अ वेरी बिग स्केल वहाँ पे। और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने अपने छत्रछाया की कंस्ट्रक्शन कर रहा था दिलीप बुआ इन एसोसिएशन विद माया डोलस। न्यू तिलक नगर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हुआ करते थे राम सेठ ठाकुर। बहुत बड़े इंसान, अपेरेंटली उनकी अंडरवर्ल्ड में भी अच्छी खासी बातचीत थी गैंगस्टर्स वगैरह से, और पॉलिटिशियंस का हाथ तो हेजिटेस था, क्योंकि अगर आप बड़े बिल्डर हो तो बिना सरकारी छत्र छाया के आप ये सब काम नहीं कर सकते। अपने आप में एक पावरफुल इंसान। पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दिलीप बुआ से लोग इतना खौफ खाते थे कि एक समय ऐसा आ गया था जहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स से जो ट्रक्स निकला करते थे, सामान लावन ले जावन जो हुआ करता था, उनके रास्ते में दिलीप बुआ अपनी कार्बाइन जो इसकी बंदूक हुआ करती थी, उसको लेके खुद बैठता था कुर्सी लगा के, और आने जाने वाले हर एक ट्रक से रंगदारी किया करता था, उनसे पैसे लिया करता था। ये पैसे वसूल किया करता था, और इतना बड़ा बिल्डर इससे खौफ खाते हुए इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाता था। एक किस्सा और बताता हूँ मैं आपको, जहाँ पे इसने अपनी रंगदारी के बल पे लोगों की मदद करी अपेरेंटली। एक इंसान हुआ करता था जादव करके, न्यू तिलक नगर की ही बात है। जादव भाई साहब जो हैं वो भी ऐसे थोड़े गुंडे टाइप के ही इंसान थे, बट नॉट एग्जैक्टली अ गैंगस्टर। केबल का धंधा शुरू हुआ था उस टाइम पे, आपको ध्यान होगा अर्ली 90s में 1991 के अंदर जब केबल आया था तो बहुत बड़ी धूम मची थी। तो उसने न्यू तिलक नगर के अंदर केबल का धंधा शुरू किया था। सेटअप चल ही रहा था, तो अचानक से ओल्ड तिलक नगर से एक लड़का जो है वहाँ पे आता है और धंधा सेट करने की कोशिश करता है। वो भी केबल का काम करने की शुरू करता है। तो जादव थोड़ा गुंडा टाइप का इंसान था, ऐसे थोड़ा रंगदार टाइप का था। उसने उस लड़के को धमकी दी कि तेरी हिम्मत यहाँ काम करने की हिम्मत मत करना, न्यू तिलक नगर आने की कोशिश मत करना, अपना काम ओल्ड तिलक नगर तक कर। अब वो लड़का जो है दिलीप बुआ को पर्सनली जानता था। वो पहुंचता है और कहता है कि भैया ये दिक्कत हो रही है। दिलीप बुआ पर्सनली जाते हैं, जादव भाई साहब के कनपट्टी पर बंदूक लगाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद इसे तो छोड़ और किसी को धमकाने की कोशिश मत करना, जिसका मन करेगा वो यहाँ पे काम करेगा। जादव भाई खुद भी एक रंगदार इंसान था, पर वो भी दिलीप बुआ से डर जाता है, और उसके बाद ना उसने कभी उस लड़के को टोका ना किसी और को टोका कि भाई यहाँ पे आके काम मत करना। तो अपनी जान पहचान के लोगों के लिए दिलीप बुआ फ्री में इस तरीके की एक इन्फोर्सर की तरह भी काम किया करता था। बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, रंगदारी जो है चल रही थी, लोगों के अंदर खौफ बढ़ता जा रहा था, और जितना लोगों के मन में खौफ बढ़ता जा रहा था, उतना ही दिलीप बुआ और माया डोलस के दिमाग के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था, या ये कहें घमंड होता जा रहा था। जिस दाऊद से सब डरते थे, उस दाऊद को अब इन्होंने किनारे धकेलने की साजिश कर ली थी। चक्कर यह है कि दिलीप बुआ और माया डोलस इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे कि पुलिस की नज़रों में बहुत ज़्यादा चढ़ चुके थे। पुलिस भी गुंडों की जो गुंडई है एक लिमिट तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद पुलिस भी कहती है इनफ इज़ इनफ। अब इसके बीच में पुलिस के साथ इनका जो पुलिस में जो क्रोध बढ़ता जा रहा था, वहीं पे दाऊद के साथ इनकी सेटिंग खराब होती जा रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो गया था कि जो बड़े-बड़े बिल्डर्स जिनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी दाऊद गैंग के द्वारा, कि दूसरे गैंगस्टर्स से बचाने का काम दाऊद का था, और रंगदारी की सिर्फ क्या कहते हैं एक्सटॉर्शन मनी जो है सिर्फ दाऊद के पास जाया करती थी। माया डोलस ने और दिलीप बुआ ने उन बिल्डर्स को ही एक्सटॉर्ट करना शुरू कर दिया। और जब ये बात दाऊद तक पहुंची और दाऊद ने इसे बोला कि ये मेरे अंडर में ये लोग हैं, इनको परेशान करना बंद कर, तो जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया था उसी तरीके से हुआ था, जहाँ पे माया डोलस से दिलीप बुआ जो है दाऊद को कहते हैं कि काम करें हम, मलाई खाओ आप। धमकी दी है तो पैसा तो लेना पड़ेगा, वरना हमारे नाम की बेइज्जती हो जाएगी। पुलिस और दाऊद दोनों तरफ से शिकंजा धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो चुका था। फिर होता है एटीएस का निर्माण, आफ्ताब अहमद खान। जैसे कि मैंने बताया, मुंबई पुलिस ये डिसाइड कर चुकी थी कि एनफ इज एनफ, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मुंबई से इन आतंकियों को इनका सफाया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एटीएस बनाई जाती है। एटीएस को 1991 में सूचना मिलती है
और शूट आउट एट लोखंडवाला आपने मूवी देखी है तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर, स्वाति बिल्डिंग मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बिल्डिंग के अंदर, इस ब्लॉक में, इस फ्लैट के अंदर ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। एटीएस वहां पे पहुंचता है और उसके आगे की कहानी आप जानते हो। माया डोलस भी यहीं था, दिलीप बुआ भी यहीं पे था, और यहाँ पे एटीएस पहुंचती है इनका एनकाउंटर करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए नहीं, एनकाउंटर करने के लिए। अब ये शूट आउट कैसे किया गया, इसकी प्लानिंग कैसे हुई, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, वैसे तो फिल्म में आप देख चुके हो, बट फॉर सम रीज़न मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि माया डोलस के बारे में चूंकि हमने बात करी है, अब हम दिलीप बुआ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम शूट आउट एट लोखंडवाला भी बनाएं तो शायद इट विल बी बेटर, ताकि वो सब कुछ आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो बनाई जाए तो एक बार कमेंट करके मुझे बताना। तो शूट आउट होता है यहाँ पे और इन सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ पे लेकिन छोटा राजन के लगातार फोन आ रहे थे एटीएस के पास, जो इनके लोग इन्वॉल्व थे मुंबई पुलिस के अंदर, कि कुछ भी हो जाए दिलीप बुआ को बचा लेना, कुछ भी हो जाए दिलीप बुआ को बचा लेना। अब दिलीप बुआ को क्यों बचा लेना और माया डोलस वो लोग सबको मार दिया जाए, ऐसा मेरी आज तक समझ में नहीं आया, और एटलीस्ट किसी के भी समझ में नहीं आया आज तक कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या छोटा राजन और दिलीप बुआ गे थे? क्या ये समलैंगिक थे? इनका कोई रिलेशनशिप था? फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव नो आइडिया, पर इतना प्यार अगर दिखाया जा रहा था तो हो सकता है प्यार ही हो। पर और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठी थी इस पूरे शूट आउट से, जो मैंने माया डोलस वाले वीडियो में एक तो 70 लाख का आपको बताया था कि इस लोकेशन पे अपेरेंटली इन्फॉर्मेशन थी कि 70 लाख रुपए बरामद हुए थे, पर वो 70 लाख रुपए कहाँ गए किसी को नहीं पता। डे लाइट में, दिन दहाड़े, सिविलियन प्लेस में, बिना किसी नोटिस के 5 लोगों को मारने के लिए 125 पुलिस वाले क्यों आए थे, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस शूट आउट एट लोखंडवाला से ओरिजिनेट हुए, पर उनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। तो शूट आउट में दिलीप बुआ भी मारा जाता है छोटा राजन की लाख रिक्वेस्ट के बाद। दिलीप बुआ की फैमिली उस पैसे को कभी नहीं भोग पाती है जो पैसा उसने रंगदारी से कमाया था। फैमिली तितर बितर हो जाती है। मुझे नहीं पता, लास्ट आई चेक्ड वाज कि जो इनका इसका छोटा भाई था वो जिंदा है, पर बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में उसकी ज़िंदगी चल रही है, जैसा कि अक्सर ऐसे गैंगस्टर्स वालों की ज़िंदगी और उनके परिवार वालों के साथ होता है, प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर। प्रॉब्लम ये है सोसाइटी के लोगों का कि वो कहते तो बड़ी ज़ोर शोर से हैं कि ऐसे काम मत करो, पर जब घर में पैसा आना शुरू होता है तो उसको कंज्यूम करने से भी नहीं कतराते हैं। जैसे कि बहुत बार ये रेफरेंस दे चुका हूँ, पर फिर से दे देता हूँ। जैसे कि पूनम पांडे, अब उनके पिताजी को पता है कि वो क्या करती है, कैसे पैसे आते हैं, बट कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अंजलि अरोड़ा, जो कि रशिया में एक मैनेजर के साथ सो जाती है क्योंकि उसको पार्टी करने के लिए, होटल के मैनेजर के साथ सो जाती है क्योंकि उसको पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे। उसके घर वालों को भी ये पता है, बट हु केयर्स अ डैम अगर दिल्ली के साउथ दिल्ली के अंदर आपको 4 करोड़ का घर मिल रहा है तो। सो दिस इज एवरीथिंग दैट इज टू नो अबाउट दिलीप बुआ, एक बड़ा शार्प शूटर। माया डोलस का वीडियो आप देख चुके हो। संजय दत्त के बारे में जानकारी का वीडियो मैंने बनाया है कि किस तरीके से मुंबई ब्लास्ट में उसका हाथ था। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, बट अगर आप चाहो तो कमेंट करके उसके बारे में भी बताना। शूट आउट एट लोखंडवाला और मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, दोनों वीडियोस के बारे में बताना इन केस यू वांट मी टू मेक दोज वीडियोस। तो मैं ज़रूर उनको बनाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द और आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो ये सब कुछ था। अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बात किया जा सकता है एंड शायद हम करेंगे भी, बट इस वीडियो में दिलीप बुआ के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता था। फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार ही चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट देके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ज़रूर रखिए। सोसाइटी के में ऐसे लोगों को किस तरीके से पूजा जाता है, आइडल बनाया जाता है, स्पेशली संजय दत्त जैसे लोगों को, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ही जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस अलग अलग तरीके के मिलेंगे, उनको भी देखिए। आपका एक कमेंट उन वीडियोस पे एंगेजमेंट दोबारा लेके आ सकता है। प्लेलिस्ट्स हैं अलग अलग, उनको आप चेक कर सकते हैं। डार्क सीक्रेट्स एक ऐसी प्लेलिस्ट है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही विचित्र तरीके के, अलग अलग तरीके के वीडियोज़ हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द प्लेलिस्ट। चैनल का उतना प्राउड शायद ना हूँ मैं, बट उस प्लेलिस्ट का हूँ। तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का मेंबर बनने का लिंक है, आप मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है कि आपने आज इस वीडियो को देखा, देखने के बाद एक लाइक किया और एक कमेंट भी किया। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।